बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक ऐसी तेलखा खेस किस्म की वीडियो आपके सामने रखेंगे जिसमें मोनिस इलाही की वालिदा के साथ जब नामालूम अफराद सरेआम दिन दाड़े जब बदतमीजी कर रहे थे तो वहां बैठे हुए सारे लोग कैसे खामोश तमाशाई बने हुए थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद उर रशीद की बेटी जब फीस जमा करवाने के लिए नेशनल बैंक पहुंच गई तो वहां बैठे हुए बैंक मैनेजर ने उन्हें क्या कहा, जिसे सुनकर वहां बैठे हुए सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आज डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने हसास इदारों के साथ साथ पुलिस के किरदार को भी बेनकाब करते हुए उनका जो असल जो घिनौना इस वक्त जो किरदार है उसके कैसे परखचे वो उड़ा चुके हैं, ये भी बताएंगे। वहीं दूसरी जानिब आज निगरान वजीर आजम नवाज उल हक काकड़ ने एक बहुत बड़ा दावा वो कर चुके हैं, ये भी बताएंगे। उसके अलावा इस वक्त अहम सियासी रहनुमा कौन कौन से हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद बेहतर तरीके से रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिस समत में जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने लाडले को जितवाने के लिए हर इस वक्त वो तरीके से पूरे सियासत को, पूरे इलेक्शन को मैनेज करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है और लाडले को जितवाने के लिए तमाम इस वक्त उसूल जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं और आइन और कानून की खुले आम जो हैं इस वक्त वायलेशन की जा रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये साफ वाज़ेह हो चुका है कि लाडले को जितवाने के लिए इस वक्त तहरीक इंसाफ को बुरी तरह दीवार से लगाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत नाज़रीन बेहतर नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इस वक्त किस तरह तमाम हसास इदारे और पुलिस सब जो हैं वो मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कागजात नामजदगी के लिए जब वो पहुंच जाते हैं तो उनको कैसे वहां रोका जाता है, उनको कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे उनको दीवार से लगाया जा रहा है और उन्हें कागजात तक भी जमा करवाने नहीं दिए जा रहे हैं। इस वक्त जो धांधली के जो तरीके हैं वो नित नए तरीके निकाले गए हैं। नए नए तरीकों से इस वक्त तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए, इलेक्शन में हराने के लिए अब इससे ही बाकायदा प्लानिंग के साथ काम जारी है। पहले तो इलेक्शन के दिन जो हैं वो धांधली की जाती थी, अब तो इलेक्शन से पहले ही बाकायदा धौंस, धमकी और टॉर्चर करके बाकायदा लोगों को इलेक्शन से दूर रखने का एक प्लान जो है उस पर खुलेआम इस वक्त काम जारी है और कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, आज जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने जो परखचे उड़ाए हैं, जो घिनौना जो चेहरा है पुलिस का और फिर हसासदारों का जो किरदार है वो जो बेनकाब किया है, वो आप लोगों को बताने से पहले नाजरीन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कल की ये वीडियो है। कल जब पे चौधरी मोनिस इलाही की वालिदा कागजात नामजदगी के लिए जब वो पहुंच गई रिटर्निंग ऑफिस में, उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जब पहुंच गई तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि जब ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका था तो एक उनकी वालिदा के साथ दो खवातीन और भी हैं। जब वो कागजात नामजदगी के लिए अपनी फ़ाइल लेकर जब वो अंदर इंटर हो जाती हैं तो उस वक्त किसी शख्स ने बाहर से बैठकर वो वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं वीडियो में 3 से 4 बंदे जो हैं वो मास्क पहन के वहाँ टहल रहे हैं और जो ही उनकी वालिदा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती है अंदर दाखिल होने के लिए, तो उस वक्त एक शख्स जो है इंतहाई बेशर्मी के साथ, इंतहाई डटाई के साथ खुले आम दिन दाड़े वो उसके हाथ से वो पूरी फाइल खींच रहा है और जब वो खींचता है तो वो चीखती है और वो फिर छोड़कर वो आराम से निकल जाते हैं। और वहाँ उनके साथ जो 3-4 बंदे और थे जो मास्क पहन के, वो भी उसके पीछे पीछे आराम से निकल जाते हैं, लेकिन 2 से 3 बंदे वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई यहाँ कोई बंदा कोई यहाँ से उठ के कोई कुछ कह तो नहीं रहा है या फिर पीछे से इनके पीछे कोई बंदा जा तो नहीं रहा है।
यानी पीछे से 2-3 बंदे बैठकर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और 3 से 4 बंदे उसके साथ, जिस बंदे ने फाइल खींचा था उसके साथ निकल जाते हैं। तो ये हालत है इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डॉक्यूमेंट्स तक भी जमा करने की परमिशन नहीं है। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज मियां महमूद रशीद के वकला ने लाहौर में उनके कागजात नामजदगी दाखिल कराने की कोशिश की, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे वसूल करने से साफ साफ वो इनकार कर चुके हैं। और नाज़रीन, उसके बाद उनकी जो बेटी थी उसने अपने कागजात जमा करवाने के लिए गई, और जब उसने कागजात इंटर किए तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप फीस जो है वो नेशनल बैंक में जमा करवा दें। आप अंदाजा करें कैसे टेक्निकल तरीकों से उनको मतलब इससे दूर रखने की कोशिश की जाती है। खैर, उनकी बेटी जो है, मियां महमूद रशीद की बेटी जो है, वो फीस जमा करवाने के लिए जब वो नेशनल बैंक पहुंच गई तो बैंक मैनेजर ने उन्हें कहा कि माजरत, हम आपकी फीस जो है वो नहीं ले सकते हैं। उन्होंने पूछा क्यों नहीं ले सकते हैं? उन्होंने वजह नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि अगर आपकी फीस अगर मैं ले लूंगा तो फिर मेरी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। आप अंदाजा करें कि हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं और किस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आज की बात नहीं है, ये काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कई और जगहों में बड़े खामोशी के साथ इस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी डेवलपमेंट नाजरीन सामने आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने बाकायदा पुलिस और हसास इदारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने के मामले में रुकावट डालने पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा वो खत लिख चुके हैं। और उसमें तफसीलात कुछ यूँ है कि ज़िली कमिश्नर लाहौर अब्दुल वदूद ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को एक मरासला वो लिख चुके हैं। उस मरासले में उन्होंने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत जो है मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों से, और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि जिसमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये वाज़ेह किया गया है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है हसास इदारों की जानिब से और पुलिस की जानिब से। ये दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया गया है। और दूसरी जानिब इंतहाई बदकिस्मती का आलम देखें, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ साहब ये कह रहे हैं कि सियासी मैदान से किसी को बेदखल करने की पॉलिसी हुकूमत की नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतलिक शिकायत आई तो हम देखेंगे। आप अंदाजा करें, एक तो कितनी बेशर्मी के साथ ये बंदा कह रहा है कि किसी को भी मुदाखल करने की पॉलिसी जो है वो हुकूमत की नहीं है। अगर सियासी मैदान से किसी को बेदखल करने की पॉलिसी हुकूमत की नहीं है तो फिर किसकी है, ये भी आप बता दें। कम से कम एक सियासी जमात को दीवार से कैसे लगाया जा सकता है? अगर 9 मई के वाक़ियात में कोई भी मुलविस है तो यकीनन उसको सियासत से दूर रखना चाहिए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के साथ पाकिस्तान की सियासत में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए। उनको यकीनन उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। उनको कानून के हिसाब से उनको बाकायदा उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनको बाकायदा कानून के हिसाब से उनके साथ ट्रीट होनी चाहिए। लेकिन चंद बंदों, चंद रहनुमाओं की वजह से पूरी सियासी जमात को ही दीवार से लगाना, उनको सियासी अमल से दूर रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? और वजीर आजम साहब को अगर ये मालूम नहीं है कि कौन ये कर रहा है, तो क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है कि वजीर आजम को मालूम नहीं है, जिसका काम है इलेक्शन करवाना, जो आए हैं इलेक्शन करवाने के लिए ही है, या फिर एलाकारी करने के लिए आए हैं? ये समझ में नहीं आता है। अगर वो एलाकारी करने के लिए आए हैं तो ये वाज़ेह होगा कि उसका किरदार इस वक्त जो नज़र आ रहा है, अगर वो न्यूट्रल होकर इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं तो फिर उनको इन चीज़ों को देखना होगा जो उसकी पहली और आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ इंतहाई बदकिस्मती का आलम देखें कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिस पर हम सबकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें अभी भी वाबस्ता हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम सबकी वो उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब पाकिस्तान में सियासत आलूदा होगी, जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो साफ व शफाफ तरीके से इनेकाद करने में आप कामयाब नहीं होंगे, तो फिर उसके बाद कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान के इदारे मजबूत हो गए? और आप कैसे कह सकते हैं कि फिर पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हो गए एक साफ व शफाफ तरीके से एक सियासी जमात जो है वो इक़्तिदार में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी? ये तो साफ वाज़ेह हो रहा है कि लाडले को लंदन से जो बुलाया गया है उसको मैनेज करने के लिए तमाम कोशिशें जो हैं इस वक्त तेज की जा रही है। तो ये इंतहाई अफसोस का मकाम है।
دوسری جانب ECP کی جانب سے اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ 2 روز کی جو توسیع دی گئی تھی، اچھا 2 روز کی جو توسیع دی گئی ہے یہ بھی مضحکہ خیز ہے۔ جمعے کی شام تک پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان اور پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا۔ جو ہی اندھیرا ہوا تمام عدالتیں بند ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے فیصلہ سنایا گیا تاکہ تحریک انصاف کسی بھی عدالت میں نہ جا سکیں۔ اس کے بعد 2 روز کی جو توسیع دی گئی ہے وہ ہفتہ اور اتوار کی توسیع دی گئی ہے۔ اب 2 دن جو توسیع دی گئی ہے اس دوران تحریک انصاف جو ہے وہ کسی عدالت میں بھی جا نہیں سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف کی جانب سے بلے کے نشان پر پیر یا پھر منگل کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے تو کہا ہے بیرسٹر گوہر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو کوئی انصاف ملتا ہے بلے کے نشان پر یا نہیں، کیونکہ بلے کا نشان نہیں ملتا ہے اور وہ آزاد لڑتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما سارے الیکشن، تو پھر بالخصوص سینٹ انتخابات میں مخصوص نشستوں میں تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ ناظرین 2 روز کی توسیع دی گئی تھی چاروں صوبوں میں کاغذات نامزد کروانے کی، وہ آج مکمل ہوگا وہ عمل سارا، اور کاغذات کی جانچ پڑتال جو ہے 25 سے 30 دسمبر کے بیچ میں ہوگی، اور ECP کے مطابق ریٹرننگ آفیسر کے خلاف اپیل جو ہے وہ 30 جنوری تک دائر ہوگی، اور انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری کو انعقاد ہوں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اب تک کے کون کون سے سیاسی لیڈرز نے کہاں کہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی بھی تفصیلات کچھ ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت بھی بدستور جاری ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے NA 128 لاہور سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور کاغذات جمع کروا چکے ہیں، اور نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائد نے سابق وزیر اعظم پاکستان نے NA 15 سے وہ منصیرہ کا جو ایریا ہے وہاں سے منصیرہ سے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ عمران خان میاوالی سے NA 99 سے یعنی 89 سے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اور سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف قصور NA 13 سے وہ حصہ لیں گے۔ مریم نواز شریف جو ہیں وہ NA 119 سے حصہ لیں گی، ساتھ ساتھ وہ NA 120 لاہور سے بھی انتخابات میں حصہ لینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مریم نواز اور نواز شریف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے صنم جاوید نے میدان میں اترنے کا باقاعدہ فیصلہ وہ کر چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا مشکل پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ چودھری نے بھی NA 61 جہلم سے حصہ لینے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ کاپ کے رہنما صالح حسین جو ہیں وہ NA 69 سے حصہ لیں گے۔ آصف علی زرداری NA 207 نواب شاہ سے وہ حصہ لیں گے، اور پرویز خٹک NA 33 سے حصہ لیں گے، اور ساتھ ساتھ پرویز خٹک نے 2 صوبائی نشستوں سے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ایک سے میں ہار گیا تو پھر تو میں باہر ہو جاؤں گا گیم سے، لہٰذا 2 اور نشستوں میں کیا جائیں تاکہ جو ہے کسی طریقے سے گراؤنڈ کے اندر کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ رہنا پڑے گا۔ اور سراج الحق نے NA 7 سے انہوں نے لور دیر کا جو ایریا ہے وہاں سے حصہ لینے کا پروگرام بنایا ہے، اور مصطفیٰ کمال نے NA 242 اور 247 کراچی سے وہ حصہ لیں گے۔ عمران خان نے 122 NA لاہور سے بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ یہ تھی وہ اپڈیٹس ناظرین جس کی تفصیلات آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، اور اس وقت تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر چیخ و پکار تحریک انصاف کی جانب سے بضابطہ کی جا رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بالکل خاموش اس وقت وہ اپنے کام پہ مگن ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے مسلم لیگ نون جو ہیں کچھ جلسے بھی انعقاد کرنا چاہ رہی ہے جس سے نواز شریف خطاب کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خطاب کیا کریں گے۔ اس وقت کچھ ان کی تقریروں کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں، ضرور اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا ان سے بے رخی اختیار کی ہے، کیونکہ وہ بار بار وہ جو ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے والے 2017 کے جو کردار ہیں ان کا وہ احتساب کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے بھی آہستہ آہستہ بلوچستان کے ساتھ کراچی میں بھی گراؤنڈ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ مہیا کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں جب فیصل بابڑا جیسے بندے پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے تو اس سے یہ صاف ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی تو وہ جا رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی جیسا شخص پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہا ہے بلوچستان سے، اس سے یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وہ خود کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، یہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کہے گی ہوا کا رخ جس جانب ہوگا وہاں کود پڑیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی اس وقت گراؤنڈ
مل رہا ہے۔ نواز شریف کی عجیب و غریب تقریروں کی وجہ سے حالات تھوڑے کشیدہ ہو چکے ہیں، یعنی اب جو ہے مسلم لیگ نون کو 2/3 میجورٹی کے چانس ختم ہو چکے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی بھی اس حکومت کا حصہ ضرور بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی پاکستان کی سیاست رنگ بدل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔